हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो उम्मीद है पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो बल्कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके प्रभावों के ऊपर भी है। तो इसलिए पेपर 2 और पेपर 3 दोनों से जुड़ा हुआ हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अब टैक्स का आज का जो टॉपिक है हमारा वो टैक्स से रिलेटेड है। दरअसल एक वार्ता हुई और उसके अंदर जो है 130 देशों ने 15% का जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है उसको अपनाया है, उस पर सहमति दी है, उस पर साइन किए हैं। अब ये जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है ये क्या है और इसका जो ये 15% का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है और इंडिया का क्या इसमें रोल है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसको हम समझेंगे। क्या भारत भी इसमें शामिल है या नहीं है, तो ये सारा हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इसको विस्तार में समझ ले कि जो खबर है उसमें क्या ख़ास बातें रही। तो ये जो वार्ता हुई थी इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि 130 देशों ने साइन किए हैं, लेकिन इस वार्ता में 139 देशों ने भाग लिया था। लेकिन बाकी के जिन कंट्रीज़ ने इस पर साइन नहीं किया उनके अपने अपने तर्क रहे इस पर साइन ना करने के। जैसे कि आयरलैंड की अगर हम बात करें तो आयरलैंड का कहना था कि वो इसको सपोर्ट तो करता है, जो ये ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स की जो अप्रोच है इसको सपोर्ट करता है, लेकिन इसका जो मिनिमम 15% का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो रेट है इसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसका कहना है कि उसके अपनी कंट्री में जो 12.5% का जो रेट है वो काफ़ी है। तो इसलिए वो इसके साथ अग्री नहीं हुआ और इसीलिए उसने साइन नहीं किए। तो इसी तरह अलग अलग तर्क के हिसाब से कुछ कंट्रीज़ ने इस पर साइन नहीं किए हैं। तो ये बेसिकली ये है क्या, इसको पहले हम अभी समझेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि आखिर बात क्या क्या हुई। तो ये जो साइन हुए और ये जो समझौता हुआ इसके बारे में बताया OECD ने। ये OECD क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है, इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो इसने ही इसके बारे में घोषणा की थी। तो ये 130 देशों ने इस पर साइन किए। इनमें जहाँ एक तरफ इंडिया और चीन जैसी मेजर इकोनॉमीज शामिल रहीं, वहीं इसके साथ साथ इसमें बरमूडा और केमन आइलैंड जैसी कंट्रीज़ भी शामिल थी, जिनको टैक्स हेवन कंट्रीज़ कहा जाता है। तो इस पर इन्होंने साइन किए। अब यहाँ टैक्स हेवन आपने जो टर्म है वो देखी, टैक्स हेवन क्या होता है। तो बेसिकली टैक्स हेवन उन कंट्रीज़ को कहा जाता है जहाँ पर किसी भी जो मल्टीनेशनल कंपनी है या किसी भी विदेशी कंपनी को वहाँ पर बिजनेस करने के लिए उनसे टैक्स नहीं लिया जाता है, या फिर अगर लिया जाता है तो बहुत कम रेट होता है उसकी जो दर है वो बहुत कम होती है। तो ऐसी कंट्रीज़ को टैक्स हेवन कहा जाता है और इसी वजह से बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो या इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें जो इसका मकसद बताया गया इस समझौते का, या जो ये टैक्स है जो ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स है, तो इसका जो मकसद है वो बेसिकली ये बताया गया है कि इससे जो क्रॉस बॉर्डर टैक्स लूप होल्स है इसमें कमी आएगी। इसको दूर करने के लिए इस सिस्टम को लाया जा रहा है। और इसी के लिए जो फ्रांस है, फ्रांस ने ये कहा कि ये सदी का सबसे जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कर समझौता होगा, ये फ्रांस का मानना है। हालांकि अभी इस पर पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि 130 देशों ने साइन किए, तो लेकिन अभी इसमें आगे वार्ता और होनी बाकी है और इस पर चर्चा होनी बाकी है। वो कब होगी? अभी अगले हफ्ते 9 से 10 जुलाई के बीच में होगा। G20 के जो वित्त मंत्री हैं यानी फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं उनकी एक मीटिंग होगी, उसमें इस पर चर्चा की जाएगी। और इसके बाद आगे अक्टूबर में G20 का समिट होगा। G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और जो उनके प्रमुख हैं उनका एक समिट होगा, तो वो अक्टूबर में होगा। तो उसमें ये उम्मीद है कि इसका जो पूरी तरीके से जो प्रारूप है वो उसमें निकल कर सामने आ सकता है G20 की आगे की बैठक में। तो ये, लेकिन अब ये जो बात है कि ये तो इसकी बात हो गई, लेकिन आखिर जो हम बात कर रहे थे ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स, ये है क्या और क्या इसका 15% का कॉन्सेप्ट है। तो पिछले महीने G7 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उनकी मीटिंग हुई थी और उसी के अंदर जो ये टैक्स सिस्टम है इसकी बात रखी गई थी कि इस तरीके की प्रणाली को अपनाया जाए और इसके लिए एक समझौता किया जाए। तो G7 कंट्रीज़ में कौन कौन शामिल हैं? UK, US, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान, ये 7 कंट्रीज़ G7 में हैं। और इसके अलावा
G20, क्योंकि अब G20 में इसमें चर्चा होनी है, तो G7 की सारी कंट्रीज और G7 प्लस इंडिया शामिल है G20 में। और कंट्रीज भी है इसमें, लेकिन G20 में इंडिया भी शामिल है G7 के साथ साथ। तो ये उसमें बात हुई थी। तो इसमें क्या था, इसी बीच जो था इनके बीच ये सहमति बनी थी कि इस तरीके का एक टैक्स सिस्टम लेकर आया जाए जिसकी दर जो है वो मिनिमम 15% होनी चाहिए। अब ये मिनिमम 15% होनी चाहिए कैसे और किन पर ये लागू होगा? दरअसल ये किस पर लागू होगा? जो विदेशी लाभ, यानी कि जो कंपनीज है वो किसी और कंट्री से जो लाभ कमाती हैं, यानी विदेशों से जो लाभ कमाती हैं, उस पर ये लागू होगा और कम से कम 15% तो लिया ही जाएगा। यानी कि अभी तक इसकी कोई मिनिमम रेट जो था वो फिक्स नहीं था, लेकिन अब कोई भी कंपनी है वो अगर बाहर बिजनेस करती है, विदेशों में बिजनेस करती है और उससे जो लाभ कमाती है, तो कम से कम उसको इतना टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अंदर ये भी बात की जा रही है कि ऐसी कंपनीज को भी इसके अंदर लेकर आया जाए कि जैसे अगर कोई कंपनी है, उसका दूसरी कंट्री में ऑफिस है, फिजिकल ऑफिस है उसका वहाँ पर, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी है जिसका अपने से बाहर किसी और कंट्री में फिजिकली कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन या और तरीक़ों से वहाँ पर अपना बिजनेस चला रही है। तो दोनों ही तरीके की कंपनीज को इसमें शामिल किया जाए, यानी कि उसकी जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो तो चल रही हैं ना दूसरी कंट्री में, वो वहाँ से उसको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर उसका फिजिकली ऑफिस हो या ना हो, यानी कि जो भी लाभ आ रहा है उस पर ये टैक्स लिया जाएगा। अब इसमें एक बात और है कि जो कंट्रीज इस पर राजी हो गए हैं, इस पर सहमति दे दी है अपने जिन कंट्रीज ने, तो उनको ये अधिकार होगा कि अगर वो मिनिमम 15% पर एग्री होने के बाद भी अगर जो अपनी स्थानीय कॉरपोरेट कर है उसकी दर को बढ़ाना चाहती है तो बढ़ा सकती है, लेकिन मिनिमम जो है वो 15% ही रहेगा, तो खुद निर्धारित कर सकती हैं। और अगर ऐसे में कोई कंपनी उनको इससे कम देती है, 15% से कम देती है, तो वो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये समझौता हुआ है, इस पर सहमति दी है, तो उसके अकॉर्डिंग कम से कम 15% के लिए की मांग कर ही सकती हैं। 15% चाहिए ही चाहिए, तो इसकी मांग करेंगी। तो ये सारी बातें इसमें निकल कर आती हैं। अब इसका असर क्या पड़ेगा, क्यों इसको लाया जा रहा है? जैसे मैंने कहा कि इसका मकसद ये है कि क्रॉस बॉर्डर जो टैक्स लूप होल्स हैं उनको दूर करना इसका मकसद है। किस तरीके से, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ेगा, तो उसको देखें। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि इंडिया का इसमें क्या पक्ष है, या इंडिया का इसमें, इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो जैसे मैंने बताया कि भारत ने इस पर साइन किए हैं, और भारत में जो कोई भी विदेशी कंपनी है तो उसमें उस पर जो भी टैक्स लागू होता है वो दरअसल उस कंपनी का जो देश है, जिस देश की वो कंपनी है, यानी उसी के हिसाब से उसकी जो भी एग्रीमेंट है, जो भी समझौता है, उस पर डिपेंड करता है। और साथ साथ ये भी कि किस टाइप की कंपनी है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वो वैरी करता है कि किस तरीके की कंपनी है, कैसी एंटिटी है, उसी के हिसाब से वो टैक्स लागू होता है। यानी कि पहला उस देश के साथ भारत का क्या समझौता है, और दूसरा कंपनी के हिसाब से अलग अलग ये डिपेंड करता है। अब इंडिया पर क्या असर पड़ेगा या ओवरऑल इसका क्या असर पड़ेगा उसको देखें। उससे पहले आप आज का प्रश्न नोट कर लीजिए, फिर हम आगे प्रभाव पर बात करेंगे। ग्लोबल मिनिमम टैक्स की अवधारणा क्या है? बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला कर अपवंचन किस तरह विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। चर्चा कीजिए। तो कर अपवंचन यानी कि जो कर की चोरी है वो, तो इसी से रिलेटेड जो प्रश्न है, अब हम इसके प्रभाव की बात करेंगे तो आप इस प्रश्न को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसका असर ये होगा कि सबसे पहला तो जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं, असल में होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो भी कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं कि टैक्स हेवन कंट्रीज़ जो है वहाँ पर टैक्स होता नहीं है, या तो टैक्स लिया नहीं जाता, लिया जाता है तो बहुत थोड़ा टैक्स लिया जाता है। तो इससे जो कंपनीज़ हैं वो जो भी प्रॉफिट कमाती हैं, अपना वो सारा प्रॉफिट जो टैक्स हेवन इस तरीके की जो कंट्रीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट कर देती हैं। और इनमें होता क्या है कि इनमें जो भी इस तरीके का वित्तीय जानकारी है वो साझा नहीं की जाती, कोई पारदर्शिता नहीं होती, तो इसी वजह से ये इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो इस तरीके का जो भी हस्तांतरण होता है, यानी कि जो पैसा
इधर से प्रॉफिट कमाया और इस तरीके की कंट्रीज़ में लगा दिया। तो इसको रोकना इसका मकसद है और इसको रोके जाने के लिए ही ये सिस्टम लाया जा रहा है ताकि कंपनीज इस तरीके से ना कर सके। साथ साथ जो कर है वो एक तरीके का होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि चाहे वो कोई भी कंपनी विदेश से लाभ कमा रही है, किसी भी तरीके से कमा रही है, भले ही उसका वहाँ ऑफिस है या नहीं है, फिजिकली ऑफिस है या नहीं है, चाहे वो अपनी ही कंट्री के ऑफिस से उसको ऑपरेट कर रही है, तो किसी भी तरीके से तो जो कुल लाभ कमा रही है उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। तो इससे सबके लिए बराबरी का हिसाब होगा। दूसरा, इस तरीके के टैक्स से एक स्पर्धा सी सामने आती है, यानी कि कोई भी कंट्री अपने टैक्स रेट को बहुत कम करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट लेकर आती है, इन्वेस्टर्स को अपने यहाँ अट्रैक्ट करती है, तो उससे एक थोड़ी अनुचित सी प्रतिस्पर्धा बाजार में देखी जाती है, तो उसकी समाप्ति इससे होगी। और अगर हम भारत की भी जैसे बात कर रहे थे, तो इससे ये लाभ होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो और कंट्रीज़ में भी, क्योंकि अभी जहाँ टैक्स बहुत कम है या ना के बराबर है तो वहीं जा रहे हैं, लेकिन जब सब जगह बराबर होगा तो उसी के हिसाब से जो टैक्स है वो बराबर हो जाएगा। तो फिर उसी के हिसाब से जो कंपनीज़ है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अट्रैक्ट होंगी और इंडिया में भी अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि अभी जो भी जिस तरीके का टैक्स है तो वो अलग अलग एग्रीमेंट के हिसाब से, लेकिन अब जब मिनिमम हो जाएगा तो उसके हिसाब से वो जो निवेश है वो आकर्षित ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। अब इसमें कुछ इसके अच्छे फ़ायदे हैं, जैसे ये प्रभाव हमने बताया कि ये जाहिर बात है ये अच्छे ही इम्पैक्ट हैं, लेकिन अब इसके साथ साथ कुछ मुद्दे भी सामने आते हैं। जैसे कि क्या कि जो ये टैक्स सिस्टम है ये कई सारी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए एक टूल का काम करता है, यानी कि टैक्स कम किया तो इन्वेस्ट ज़्यादा आया, तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बूस्ट होगा। तो इसीलिए एक टूल की तरह काम करता है, जिससे कि वो भी उस पर भी असर पड़ेगा, उस पर उसका इम्पैक्ट होगा। साथ साथ जो टैक्स डिसाइड किया जाता है, टैक्स रेट डिसाइड किया जाता है, वो कोई भी कंट्री अपने हिसाब से करती है कि भाई मुझे इतना टैक्स रखना है, इतना टैक्स रेट रखना है, मैं किसी कंपनी से टैक्स रेट लूँ तो वो उसकी दर वो स्वयं निर्धारित करता है, जो वो कंट्री है वो खुद निर्धारित करता है उसको। लेकिन जब एक मिनिमम टैक्स रेट डिसाइड हो जाएगा, लागू हो जाएगा ये 15% का, तो इससे क्या होगा, जो उस कंट्री का जो एक अधिकार है, जो उसका संप्रभु अधिकार है, जाहिर बात है उस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये कुछ मुद्दे भी हैं साथ साथ, और हालांकि एक मुद्दा ये भी है कि जो कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, जो इस पर साइन नहीं कर रही हैं, जैसे अभी कई सारी कंट्रीज़ ने नहीं किया, तो अगर वो कंट्रीज़ इसमें साइन नहीं करती हैं तो उनके लिए क्या इसमें हिसाब रहेगा, क्या आगे चल के जो है वो उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी, या अगर वो नहीं जुड़ती हैं तो तब क्या इसका सिस्टम रहेगा। तो ये कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी क्योंकि आगे बैठक में चर्चा होनी बाकी है तो ये उस वक्त देखा जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो टैक्स सिस्टम है, ये जिस तरीके से जो वर्ल्ड इकॉनमी है वो जैसे तेज़ी के साथ ग्लोबल हो रही है, डिजिटल हो रही है, तो उसके सामने कई तरीके के चैलेंजेस हैं, तो उनको दूर करने के लिए एक समाधान हो सकता है, समाधान का एक प्रयास हो सकता है ये जो टैक्स सिस्टम है। लेकिन अभी क्योंकि इसमें जो मैंने जैसे बताया कि अगले ही हफ्ते G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग होगी, अक्टूबर में G20 समिट होगा, तो उनमें अभी चर्चा होनी बाकी है। तो अब ये कई सारे मुद्दे तब सामने उभर कर आएंगे कि क्या इन पर बात होती है। और एक बात ये कि इसमें जो भी कंपनीज़ को, MNCs को इसमें शामिल किया जाएगा, ये देखना होगा कि उनको कौन सी कंपनीज़ को इसमें शामिल किया जाता है, किन आधारों पर इनको शामिल किया जाता है, तो ये सारी बातें इसमें रहेंगी। और साथ साथ ये भी रहेगा क्योंकि इसमें कई सारी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उनके जैसे कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस 15% से कम टैक्स लिया जाता है, जैसे आयरलैंड ने अपना तर्क दिया, तो बहुत सारी कंट्रीज़ इससे इम्पैक्ट होंगी। तो ये सब इसमें एक सही कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत है, ये बताने की ज़रूरत है कि किसको क्या लाभ हो सकता है, आगे चलकर इसका क्या सही प्रभाव पड़ सकता है, किस तरीके से लाभकारी, किस किस के लिए लाभकारी हो सकता है। तो सभी बातों में सभी तर्कों को सुना जाए उनके भी, और इसके फ़ायदे बताकर एक सही कोऑर्डिनेशन बनाने की भी इसमें ज़रूरत होगी।
तो अभी कुल मिलाकर ये देखना होगा कि क्या आगे चलकर इसमें और कई कंट्रीज़ जुड़ती हैं, या फिर क्या आने वाले वक्त में जो ये टैक्स सिस्टम है वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो अभी ये सब देखना बाकी है। जो बैठकें होंगी G20 की आगे चलकर, उसमें हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन हम कल फिर मिलेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे कोई और नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो मुलाकात होगी कल फिर किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।